वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में। नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एन इंडक्टर इज सप्लाइड फ्रॉम ए साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स। द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम पीक वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 10 मिली सेकेंड। द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज। हमें यहाँ पे दी है एक वेवफॉर्म, हम वेवफॉर्म पहले देखेंगे। जिसे हमें ये वेवफॉर्म दी है और इन्होंने हमें क्या दिया है, 10 मिली सेकेंड। मैंने यहाँ पे निकाला है। मैंने ये क्यों निकाला है, जैसे ये वेवफॉर्म जिसकी साइज है T/4, मतलब अगर मैं, इन्होंने अभी यहाँ पे दिखाया, देखो, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम पीक वैल्यू, ओके, मैक्सिमम वैल्यू है, टू मिनिमम वैल्यू इन 10 मिली सेकेंड। अभी ये 10 मिली सेकेंड यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ 10 मिली सेकेंड दिखाया है। ठीक है, मतलब ये जो वेव का है ये एक पार्ट है। अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखे हमने, अगर पूरा वेव फॉर्म देखी तो हमें यहाँ पे कितना हाफ मिलेगा, पर ये हाफ से भी थोड़ा है, मतलब ये T/4 टाइम्स है। ठीक है, मतलब मुझे ये कहना है कि ये जो टाइम है ये 4 टाइम्स है। और फिर हमें क्या करना है, जैसे मैं ये 10, थोड़ा जो हमें टाइम दिया है, इसको मैं, क्योंकि ये 4 पार्ट है, इसको 10⁻4 करूँगा तो ये हमें कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। इसलिए टोटल टाइम हमें कितना मिला है, 40 मिली सेकेंड। क्योंकि हमें पूरा क्या निकालना है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकालना है। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम पूरे वेव के लिए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, हमारे पूरी वेव 50 हर्ट्ज होती है। तो 50 हर्ट्ज के लिए हमें टाइम भी टोटल चाहिए, और इन्होंने हमें दिया था सिर्फ 1/4 टाइम। तो इसे हम मल्टीप्लाई करके इसको 40 हमने कर लिया। फिर आगे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यह इक्वल्स टू 1/T। तो इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे यहाँ पे है इक्वल्स टू 1/, टाइम कितना दिया है अभी यहाँ पे 40। ओके, पर ये कितना है, मिली सेकेंड है, क्योंकि हमें जो टाइम दिया था उन्होंने ये मिली सेकेंड में दिया था। तो 40 इंटू 10⁻³ अगर मैं 10⁻³ ये न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो मुझे ये कितना मिलेगा, 10⁻3/40। फिर से मैं आगे कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 1000, और नीचे आ जाएगा फिर से 40। फिर मैं 10 और 10 कैंसिल करके 4 1 ज़ा 4 और ये 4 2 ज़ा 8। फिर यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 2 और ये कितना मिलेगा, 0। फिर 4 5 ज़ा 25, मतलब मुझे कितना फ्रीक्वेंसी मिलेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, ये हुआ 25 हर्ट्ज। हमें इतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, और ये है ऑप्शन बी में। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है 2000 ohm 2 watt resistors are connected in parallel. Their combined resistance value and wattage ratings are। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हमें क्या दिया है, जो उन्होंने उन्होंने बताया कि दो रेजिस्टर्स से क्या करने हैं, हमें पैरेलल में लेने हैं, इसलिए मैंने दो रेजिस्टर्स पैरेलल में ले लिए। और इनका वैटेज और हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है। हमें रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2000, और वैटेज जो दिया है 2 वैट दिया है। तो इन्होंने हमें बताया है कि आपको फाइंड आउट करना है उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस, और क्या करना है, हमें वैल्यू एंड पावर रेटिंग आर, उनकी पावर रेटिंग कितनी है वो बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले, जैसे हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं कि जब जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में आता है तो हम डायरेक्टली उसका आर इक्विवेलेंट क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें दिया है जो रेजिस्टेंस वो 2000 दिया है, तो इसका इक्विवेलेंट हमें मिलने वाला है, ये 1000 मिलने वाला है। या तो फिर आप निकाल सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, थोड़ी देर के लिए इसको फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय, इसको आप कर सकते हैं R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला लगा के भी आपको ये आंसर मिलेगा, या तो डायरेक्टली आप इस जो वैल्यू है इसका सेम वैल्यू होती है तो हम उसका क्या करते हैं, हाफ कर लेते हैं। उसके बाद में हमें पावर का फॉर्मूला जो यूज़ कर, P इज इक्वल्स टू I1² R1, ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। अभी यहाँ पे हम जो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर के लिए हमें यहाँ पे जो दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और वैटेज दिया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। फिर करंट फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल पावर बाद में निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंट नहीं है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए फिर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे हम करंट फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ एक सर्किट के लिए करेंगे, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे P1 लिखा है। थोड़ी देर के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, R1 कंसिडर कर सकते हैं, और इसको भी R2 कंसिडर कर सकते हैं। तो हम ये पावर जो निकाल रहे हैं ये R1 के लिए निकाल रहे हैं, जो ये है, मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, ये सपोज मैंने इसको I1 भी
इसको नोटेशन दे दी, और ये जो पावर है इसको भी मैंने क्या किया, P1 दे दिया। मतलब ये सब 1 है, और हम एक सर्किट के लिए क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोनों भी सर्किट सेम है, जो एक सर्किट के लिए मिलने वाला है वो हम इससे बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, करंट के लिए निकालते हैं। करंट के लिए फिर फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ I1 यहाँ पे स्क्वायर इक्वल्स टू P1 अपॉन ये है R1। ठीक है, फिर बाद में हमें P1 क्या दिया है, P1 दिया है 2 वैट, तो फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, और रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2000। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं 2 1 2, और ये फिर ये होगा 1000। इसके बाद में मैं इसको करता हूँ अभी 1000। अभी यहाँ पे दिया है I1 स्क्वेयर, तो मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ जो ये स्क्वेयर है, और इसको मैं ब्रैकेट में पुट कर लेता हूँ। तो ये ब्रैकेट में पुट करने के बाद फिर मैं अभी क्या करूँगा, I1 इज इक्वल्स टू, इसको 1 का जो स्क्वायर रूट आएगा ये 1 मिलेगा। ठीक है, और 1000 का स्क्वायर रूट में सेम एज इट इज वैसे ही रहने देता हूँ, ये मुझे मिलेगा 1000। ठीक है, इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे I1 मिला, तो मैंने क्या कहा, एक सर्किट के लिए जो मिला है वो सेकंड सर्किट के लिए लेना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ I1 प्लस I2, फिर टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये करता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन ये है अंडर रूट में 1000, और प्लस सेम वैल्यू आने वाली है I2 के लिए भी, तो मैं सिर्फ अंडर रूट में वही वैल्यू ले लेता हूँ। अभी ये वैल्यू लेने के बाद मुझे क्या करना है, ये 1000 का मैं क्या करूँगा, एलसीएम लिख लूँगा, और फिर मैंने ये क्या किया, 1000 का एलसीएम ले लिया, और ये 1 और 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमारा टोटल करंट हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर अभी मुझे क्या करना है, पावर अभी यहाँ पे निकालना है। पावर फिर आई करंट मिला मुझे, तो मैं करंट इसमें पुट करूँगा, और फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इक्विवेलेंट, क्योंकि ये टोटल करंट है, मैंने टोटल करंट निकाला है, तो मुझे एक टोटल पावर भी चाहिए। फिर हमारा इक्विवेलेंट पावर हमने यहाँ पे जो है ये निकाला था, ये हम क्या करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें पुट करके पावर की हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला हमें दिया है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, तो मैं यूज़ करता हूँ आई की वैल्यू क्या दी है मुझे, 2 अपॉन ये है अंडर रूट ऑफ ये है 1000, और अभी इसका स्क्वायर निकालना है मुझे, और आर इक्विवेलेंट क्या दिया है मुझे, 1000। ठीक है, अभी स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 2 का ये होता है 4, इससे ये क्या होगा, अंडर रूट निकल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा। फिर पावर कितना रहने वाला है, 4। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पावर हमें कितनी मिली, टोटल पावर ये 4 वैट इतनी पावर मिली। मतलब आर इक्विवेलेंट मुझे मिला था 1000। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम सब, हाँ यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, ये 2000 है, मतलब ये दोनों में से ऑप्शन है, और वैटेज जो मिला है 4 वैट, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा ये B1। ओके, तो मतलब हमारा आंसर, ये एक आंसर था हमारा। ओके, और हमारा आंसर ये आर इक्विवेलेंट वाला ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम, इसमें हमें क्या दिया है, वी हैव 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। If all the 3 resistors are to be connected in a circuit, how many different value of equivalent resistance are possible? तो देखो इसमें हमें 3 रेजिस्टेंस दिया है, और 3 रेजिस्टेंस के हमें डिफरेंट सर्किट बनाने हैं, तो कितने सर्किट पॉसिबल है। जैसे अभी मैं पहले देखता हूँ, हम पहले ये 4 सर्किट देख लेते हैं। देखो अभी 1 ओम 2 ओम 3 ओम, यहाँ पे 1 ओम 2 ओम 3 ओम मैंने कनेक्ट किए हैं, तो हमें इनको कनेक्शन करके दिखाना है कि पॉसिबल कितने सर्किट हो सकते हैं। जैसे तीनों भी रेजिस्टेंस पैरेलल में एक लगा लिए, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबल है कि ये तीनों भी सर्किट सीरीज में, ये सेकंड पॉसिबल। बाद में 1 ओम जो है वो मैंने अपर साइड में लिया है, और जो रेजिस्टेंस है वो मैंने सीरीज में लगाया है। ठीक है, मतलब ये फिर पैरेलल सीरीज और पैरेलल बन गए। उसके बाद में फिर से 1 ओम और 2 ओम मैंने क्या किया, पैरेलल में, 3 ओम मैंने सीरीज में लगाया, तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन गई। और नेक्स्ट है वो हम फिर से देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सी सोल्यूशन है। जिसे यहाँ पे दिया है ये है 2 ओम, अभी हमने क्या किया, 2 ओम को बाहर सीरीज में निकाला, 1 और 3 ओम पैरेलल निकाल लिया। फिर से बाद में 1 ओम को बाहर निकाला, मतलब ये इन तीनों कंडीशन में क्या किया हमने, एक एक जो रेजिस्टर्स है उसको सीरीज में लगा के हमने बाहर लिया, और ये जो बाकी बचे हैं उसको पैरेलल ले लिया। यहाँ पे भी 2 ओम 3 ओम है पैरेलल। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, 2 ओम फिर से पैरेलल किया 1 ओम 3 ओम तक।
उसके बाद में फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 ओम 1 ओम और 2 ओम इसको मैंने क्या किया, पैरेलल में लगाया। पर आपको पेपर में इतना टाइम नहीं कि हर एक सर्किट निकाल के आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन कितना हुआ है। इसके लिए आप क्या करोगे, डायरेक्टली फार्मूला आप यूज करने वाले हो कि 2n इसका फॉर्मूला है। तो 2n मतलब क्या करोगे आप, ये 2 इसकी वैल्यू और ये n है कितने रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिए है 1 2 और 3। तो डायरेक्टली आपको 2 रेज टू 3 लिख लेना है। फिर 2 मल्टीप्लाई और 2, फिर 2 टू द 4 और 4 टू द 8 आपको मिलेगा कि इसकी 8 पॉसिबिलिटी है कि ये आपको सर्किट बना देगा। पर इसके सर्किट ये टाइप में 8 बन सकते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर होता है ये आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम 1 BOT यूनिट इज, ठीक है, ये यूनिट कितना होता है, ये होता है हमारा ऑप्शन सी 1 kWh, ठीक है, इतना होता है ये हमारा यूनिट। ये BOT यूनिट जो है ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है, हमें इसको फुल फॉर्म हम इसका कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, ये होता है 1 kWh। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज 1000 watt फ्रॉम ए 250 वोल्ट सोर्स, द पावर ड्रॉन फ्रॉम ए 200 वोल्ट सोर्स इज। अभी हमें यहाँ पे 2 वोल्टेज दिए, हमें पावर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो पहले में जो मेरा फर्स्ट फार्मूला है, ये फार्मूला हम देखेंगे P = V²R। पर हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो अभी जैसे मुझे यहाँ पे दिया है कि 2 वोल्टेज दिए हैं, मतलब और 2 पावर है, क्योंकि एक पावर दिया है और एक निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिया P1 = V²/R, ठीक है। बाद में मैं ये लेने वाला हूँ P2 = V2, इसको भी आप 1 दे सकते हो क्योंकि ये 1 है, रजिस्टर तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। ये V2 ये 2 फिर से रजिस्टर्स। आपको क्या करना है, इसका रेशो निकालना है P1/P2। रेशो निकालने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा P1² /R अपॉन बाद में P2² अपॉन यहाँ पे भी आएगा R। तो इसको क्या करना है, आप R और R कैंसिल कर दोगे, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा V1² /V2²। ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। मतलब आपका जो फॉर्मूला मिलेगा वो इस टाइप में मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है, P1 और P2 ये कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया और हमें क्या मिला, V1² V2², ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। हमें जो वैल्यू दी है ये P1 की दी है, ये है वैल्यू 1000। बाद में हमें V1 की वैल्यू दी है, फर्स्ट क्या दिया है हमें 250, और ये है स्क्वायर में, यहाँ पे P2 निकालना है। बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू है ये है 200, इसका भी स्क्वायर आपको निकालना है। तो हम अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं ये 1000 लिख लेता हूँ पहले, अपॉन ये है P2, इसके बाद में ये 250, ये मल्टीप्लाई फिर से 250। हम इसको ये सेपरेट क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। ये 200 × 200, ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, ठीक है। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, ये जीरो कैंसल, यहाँ पे ये जीरो कैंसिल करते हैं। चलो उसके बाद में अब मैं क्या करता हूँ, ये अगर मैं पूरा यहाँ पे लेके जाता हूँ, जैसे मुझे अभी यहाँ पे 25 है हमारे पास, यहाँ पे भी है 25 है। तो अब हम एक एक कैंसिल करने का काम करते हैं। जैसे ये 5 से भी जाएगा, ये होगा 5 5 ज़ा 25, ये होगा 5 4 ज़ा 20, और ये होगा फिर से 0, ठीक है। इतना कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते हैं हम, पहले थोड़ा सा हम इसको P2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये है 1000, यहाँ पे क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 × 40, इसके नीचे अभी क्या मिलेगा हमको 25 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब आपको समझने के लिए आसानी होगी। फिर ये क्या होगा 5 1 ज़ा 5 और ये 5 8 ज़ा 40, यहाँ तक ठीक है। फिर 25 1 ज़ा 25, ये 4 25 4 ज़ा 100 और ये 0। अभी यहाँ पे क्या होगा, 4 2 और 8 हमारे पास बचा है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे 40 × 2 × 8, यहाँ पे हमारी वैल्यू हमारे पास है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 2 ज़ा 8, मतलब ये होगा 80 × ये 8 8 8 ज़ा कितना है 64। तो इसका आंसर मिलेगा हमें, ये पावर जो P2 हमें वैल्यू मिलेगी, ये कितनी मिलेगी वैटेज में 640। तो हमारा आंसर एक कौन सा आएगा, B1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें दिया है द वोल्टेज वर्सेस करंट कर्व ऑफ द सर्किट इज शोन बिलो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज। हमें ये सर्किट दिया हुआ है,
सर्किट में वोल्टेज है, यहाँ पे करंट भी फ्लो हो रहा है, हमें रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम और एक स्लोप दिया है। स्लोप में हमें क्या की है, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे दी है और करंट की भी वैल्यू दी है। हमें यहाँ पे निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, उसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। मतलब देखो ये सर्किट डायग्राम है, ये डायग्राम और इस डायग्राम में फ़र्क क्या है, मैंने सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्वाइन किया है, रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही हमें निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ये स्लोप है, ये स्लोप ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ये स्लोप तो वैसे ही है। ठीक है, तो अभी मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, इस स्लोप से मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। जिससे मुझे ये स्लोप का जो वैल्यू है या तो स्लोप का फॉर्मूला है ये मुझे मालूम है। हम क्या लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू, हम निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी पहले तो आपको ये समझ लेना है कि ये स्लोप निकाल रहे हैं, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, स्लोप किसके बारे में दिया हुआ है, ये वोल्टेज और करंट के बारे में दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें इक्वल टू में यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ये मिलेगा R। तो ये रेजिस्टेंस की कौन सा मिलेगा, ये टोटल सर्किट के लिए। जैसे मैं y2 की वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे है 100 माइनस y1 कितना है 88। उसके बाद में मुझे x2 दिया है 0.5 माइनस यहाँ पे दिया है 0। तो ठीक है, ये 100 माइनस 88 मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 अपॉन, यहाँ पे 0 माइनस 5 माइनस 0 मिला है, 0 माइनस 5 इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 5 इंटू, ये डेसिमल मैंने मूव कर लिया है 10⁻⁻1। उसके बाद में इक्वल टू में यहाँ पे लिखता हूँ, ये है 12। बाद में मैं ये डायरेक्टली 10 न्यूमरेटर में लेके आता हूँ, तो मुझे मिलेगा 10⁻⁻1 हो जाएगा 10, फिर ये 5, फिर 5 1 5, ये 5 2 10 और 12 2 ये मिलता है 24। मुझे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली है, ये ओम में मैंने यहाँ पे लिख ली है टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे मैं टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला, तो R इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या करता हूँ, R1 कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये R इज इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 यहाँ पे प्लस ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल R हमें मिला है 24 और हमारे पास है R1 ये है 10 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R 10। इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाके हमें क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू 24 माइनस 10, ये हमने निकाला तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा 24 माइनस 10 इज 14। ये ओम में हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस 14 मिलेगा और ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम इज इक्विवेलेंट टू ए करंट सोर्स। इसके पहले हम एक डायग्राम देखेंगे, जिसे इस डायग्राम में हमने क्या किया है, जो इन्होंने क्या है वो कनेक्ट कर लिया है। जिसे इन्होंने बताया है कि आपके पास है 150 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया है 75 ओम। हमने इसको क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। ये जो रेजिस्टेंस है ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये 150 वोल्टेज सोर्स है। 75 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस होने के बाद हमें इन्होंने ये कहा है कि ये पूरा ओपन सर्किट है, इसलिए हमने इसको क्या किया, ओपन रख दिया। ओपन रखने के बाद ये वोल्टेज सोर्स तो बन गया, पर हमें इसे बनाना है करंट सोर्स। करंट सोर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा सर्किट ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे करंट दिखाया। ठीक है, यह है एम्पियर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यह एम्पियर इन्होंने करंट दिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस, मतलब पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर डायग्राम निकालेंगे। करंट सोर्स निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 150, ये है 150 अपॉन 75। ठीक है, ये करंट की वैल्यू हम लिखते हैं, इसलिए मैंने ये करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये करंट की वैल्यू है 75 वन 75, 75 इक्वल्स टू ये 2, करंट की वैल्यू है 2। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 2 वैल्यू मिली है। तो इसलिए मैं करंट की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखता हूँ। पर जो ये रेजिस्टेंस है ये कभी भी यहाँ पे पैरेलल में आ जाता है, हम जब करंट सोर्स करते हैं तो करंट सोर्स करने के बाद ये पैरेलल में हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है, ये 75 वैल्यू रेजिस्टेंस की सेम वही रहती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम वही रहती है, सिर्फ यहाँ पे जो करंट की वैल्यू वो चेंज होती है। हमें इसे क्या करना पड़ता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, फॉर्मूला यूज करके करंट की वैल्यू निकालते हैं और रेजिस्टेंस पैरेलल में आके सेम वही रहने वाला है। तो इन्होंने हमें क्या बताया, देखो यहाँ पे सीरीज तो आंसर नहीं है, तो ये मैं इसको डायरेक्टली रॉन्ग कर देता हूँ, ये बाकी सब पैरेलल में है। पैरेलल में जो भी है हमें लेना है, ये लेना है करंट की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 आई है, तो ये वैल्यू है
और ये 75 ओम, ठीक है, ये पैरेलल में भी है, तो हमारे आंसर यही होने वाला है सी। बाकी के जो ऑप्शन है हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे है 2 दिया है, 37.5 ये नहीं आएगा, और यहाँ पे है 1 एम्पियर, तो ये भी नहीं आने वाला है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सी रहने वाला है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें दिया है एन इंडक्टर विथ ए फेरोमैग्नेटिक कोर इज सप्लाइड फ्रॉम ए साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स विथ फ्रीक्वेंसी एफ, द करंट ड्रॉन बाय द इंडक्टर विल बी। जो हमें ये दिया है कि इसमें अगर आप फेरोमैग्नेटिक कोर है और इसको साइनोसाइडल वोल्टेज देते हैं तो आपको इसमें जो आउटपुट मिलेगा ये क्या मिलेगा। देखो, आपको जो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमेशा नॉन साइनोसाइडल ही मिलेगी। ठीक है, इसमें पूरा साइनोसाइडल आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। जब आप फेरोमैग्नेटिक कोर है एंड इंडक्टर विथ ए फेरोमैग्नेटिक कोर, ठीक है, मतलब जो इंडक्टर है उसका जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक कोर है, और आप उसको फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हैं एफ से, मतलब यह फ्रीक्वेंसी, और वो साइनोसाइडल वोल्टेज है, तो आपको वो बाद में जो मिलेगा वो नॉन साइनोसाइडली उससे आपको मिलने वाला है। ठीक है, बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया है इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू हाफ द करंट विल। इसमें हमें करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए पहले हम इंडक्टिव सर्किट, और मतलब हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे। जैसे एक रिलेशन है इंडक्टिव सर्किट का फ्रीक्वेंसी के साथ, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें जो फॉर्मूला मालूम है एक्सएल इज इक्वल्स टू, ये होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है और प्योर इंडक्टिव है, तो ये क्या होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और प्योर इंडक्टिव जो है, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें इसके साथ करंट का रिलेशन देखना है कि करंट का रिलेशन क्या होता है। जैसे हम ये करंट का रिलेशन है, जैसे ये हम लिखते हैं करंट आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन, यहाँ पे हम लिखते हैं आर। जैसे ये है एक्सएल हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो ये वोल्टेज है, ये इंडक्टेंस है। पर अभी देखो, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है, या तो बढ़ती है या तो रिड्यूस होती है, जो भी इन्होंने क्या किया है, हमने दिया है करंट हाफ हुआ तो दिया है हमें। फिर हमें क्या करना है, हम पहले ये देखेंगे फिर करंट के पास जाएंगे। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी और एक्सेल, तो यहाँ पे एक्सेल है। अभी फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू हाफ, तो फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया। ठीक है, एक्सेल भी हाफ हो जाएगा। ये जो हाफ हो जाएगा, तो सपोज फॉर एग्जांपल ये 2 यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये नीचे सॉल्व करता हूँ। जैसे मैंने इन्होंने हमें दिया है एक्स इज इक्वल्स टू, थोड़ी देर के लिए मैं वी के बारे में नहीं सोचूंगा, यहाँ पे 1 लेता हूँ मैं। और ये जो एक्सेल है, ये हमें क्या किया है, हाफ दिया है। ये हाफ एक्सेल क्यों दिया हमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाफ दी थी यहाँ पे। मैं इसका भी यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेल इज इक्वल्स टू, हमें फ्रीक्वेंसी हाफ की है। ये हाफ करने के, ये हाफ की है इसलिए हमें एक्सेल क्या मिला, ये एक्सेल क्या है, हाफ है, इसलिए मैंने एक्सेल यहाँ पे हाफ लिया। ये ऊपर जाके क्या होगा, ये होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये होगा 2 अपॉन एक्सेल। मतलब ये करंट कितना मिला हमें, 2 टाइम्स मिला, मतलब ये हमें करंट हमारा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल्स टू, करंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स। ओके, ये 2 टाइम्स हमें मिलेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है 2 लैम्प्स ग्रीन जी एंड रेड आर कनेक्टेड इन मोटर सर्किट एज शोन इन फिगर। द कंडीशंस अंडर विच द लैम्प्स विल बर्न आर, सप्लाई इज अवेलेबल एट टर्मिनल्स ए एंड बी। यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है 2 लैम्प से, ये लैम्प्स लगा है सर्किट में, एक स्विच भी दिया है यस, और एक मोटर दिया है। ठीक है, इसमें अगर हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये बताना है कि अगर हम स्विच क्लोज करते हैं या तो ओपन करते हैं तो कौन सा लैम्प बर्न होने वाला है। पहले अगर हम अगर ओपन रखते हैं स्विच, तो करंट यहाँ पे आके यहाँ पे फ्लो होगा, और ये लैम्प क्या होगा, ये बंद होगा। ठीक है, तो इसमें मैं लिखता हूँ अगर यस हम ओपन रखेंगे, ये यस ओपन, तो ये जो लैम्प है जी लैम्प, ये क्या होगा, बंद होगा। और अगर हम ये क्लोज करते हैं स्विच, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा यस क्लोज, स्विच क्लोज किया मैंने, बाद में ये क्लोज होने के बाद यहाँ से सप्लाई निकल जाएगा, और फिर रेड जो है आर, ये बंद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें यही ढूंढना है कि ये क्या पे कहाँ पे दिया है। ग्रीन एंड रेड लैम्प बर्न्स व्हेन स्विच, दोनों एक समय तो बंद नहीं होने वाले, एक कुछ ओपन और कुछ क्लोज होने वाले हैं। बाद में ग्रीन लैम्प बर्न्स ऑलवेज, ये ऑलवेज बंद नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला, ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। ग्रीन लैम्प बर्न्स ओनली व्हेन यस इज ओपन, यस क्या है, यस ओपन है। ठीक है, बाद में एंड रेड लैम्प बर्न्स व्हेन यस इज क्लोज, मतलब ये क्लोज है। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन होगा सी,
चलो डी में क्या दिया था, ग्रीन लैम्प विल नॉट बर्न ऑलवेज, ये भी ऑलवेज जहाँ पे है ये आंसर रहने नहीं वाला, तो हमारा आंसर है ये C1। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।